जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड पीपीएस 186 तनाव और समय प्रबंधन की ये दूसरी क्लास लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक पहली क्लास को नहीं देखा है तो उसको हम आई बटन में ऐड कर देंगे, तो वहां से आप लोग उस क्लास को देख लीजिएगा। अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर को परचेज करना चाहते हैं जिसमें आपके वीवीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जिसको आप लोग एग्जाम से पहले रिवीजन कर सकते हैं, तो उसको डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना है shop.hindustannowledge.com। जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ प्रकार की हमारी वेबसाइट आ जाएगी। अब आपको सिंपली क्या करना है, सिंपली आपको सर्च कोड के ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पे टाइप करना है PPAS 186। ठीक है, जैसे आप इसको टाइप करेंगे तो यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगा। सिंपली उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पर बाय नाउ पर इसको क्लिक करके जो परचेज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर नहीं परचेज कर पाते हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या फिर व्हाट्सएप आइकन पर क्लिक करके हमको व्हाट्सएप पर ही आप लोग परचेज कर सकते हैं। अब चलते वापस अपने प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर जो भी हम क्वेश्चंस लेकर आए ये आपके पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, तो वो क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड जो है चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो किसी संगठन के लिए तनाव प्रबंधन के मुख्य सुरक्षात्मक उपाय क्या है, यानी किसी संगठन के लिए हमको तनाव प्रबंधन करना है, यानी कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर हमको तनाव प्रबंधन करना है तो उसके प्रमुख सुरक्षात्मक उपाय क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या देंगे, इंट्रोडक्शन देंगे। तो तनाव यानी कि स्ट्रेस आज की तेज रफ्तार जिंदगी में एक आम समस्या बन गई है, खासकर संगठनों और कार्यस्थलों में। यदि इसे समय रहते नियंत्रित ना किया जाए तो यह न केवल व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि इस संगठन की उत्पादकता, टीम वर्क और कार्य संस्कृति पर भी नकारात्मक असर डालता है। इसलिए संगठनों के तनाव प्रबंधन के लिए कुछ सुरक्षात्मक रोकथाम उपाय अपनाने चाहिए। ये उपाय कर्मचारियों को तनाव से बचाने, मानसिक संतुलन बनाए रखने और कार्य जीवन संतुलन सुधारने में जो है मदद करते हैं। इसमें क्या होता है, अगर हम लोग तनाव को है समय पर ठीक नहीं करते, उसका मतलब क्या है, ये आपके जो है मानसिक और शारीरिक को तो प्रभावित करेगा, साथ में संगठन की उत्पादकता मतलब कि उसकी जो है परफॉर्मेंस डाउन होगी, टीम वर्क भी कम हो जाएगा और उसकी कार्य संस्कृति पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर इसलिए संगठनों के तनाव प्रबंधन के लिए कुछ सुरक्षात्मक उपाय करने चाहिए। ये उपाय जो है कर्मचारियों को तनाव से बचाने, मानसिक संतुलन बनाए रखने और कार्य जीवन को संतुलन को सुधारने में मदद करते हैं। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, यानी कि संस्था को क्या करना चाहिए, स्वस्थ कार्य वातावरण और तैयार करना चाहिए। यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करेगा, स्वस्थ कार्य वातावरण को तैयार करेगा। संगठन को ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जहां कर्मचारी खुलकर बात कर सकें, अपनी राय रख सकें और जहां भय या असुरक्षा का माहौल ना हो। एक सकारात्मक और सहयोगी कार्यस्थल तनाव को काफी हद तक कम कर सकता है। सभी कर्मचारियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार हो, कार्यस्थल पर भेदभाव या राजनीति से बचाव रखा जाए, एक दूसरे की भावनाओं को समझने और सम्मान देने की संस्कृति होनी चाहिए। यानी कि वहां का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि कर्मचारी खुलकर बात कर सके, अपनी राय रख सके, कोई भी वहां पर भय का माहौल नहीं होना चाहिए, एक सकारात्मक सोच होनी चाहिए और सहयोगी कार्यस्थल होना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, उनके बीच जो है तनाव कुछ हद तक जो है कम हो जाता है। ठीक है, इसके बाद है कार्य की उचित वितरण, यानी कार्य का उचित वितरण किया जाए, यानी कि एक ही व्यक्ति पर सारा काम नहीं दिया जाए, काम को जो है बांट देना चाहिए, यानी कि अलग अलग लोगों में काम को बांट दिया जाए, जिससे काम का लोड कम होगा तो तनाव भी कम होगा। तो बहुत अधिक काम, समय की कमी या अस्पष्ट जिम्मेदारियां तनाव बढ़ाने का मुख्य कारण होती हैं। इसलिए यह जरूरी है कि कर्मचारियों को उनकी योग्यता के अनुसार काम सौंपा जाए, समय सीमा वास्तविक और व्यवहारिक हो, कर्मचारियों को समय प्रबंधन का जो है प्रशिक्षण दिया जाए, यानी कार्य को उचित वितरण किया जाए, यानी कि जिसका जो काम है उसको वो काम दिया जाए और जो समय सीमा दी जाए वो समय सीमा व्यवहारिक होनी चाहिए, यानी कि वो उतने समय में काम कर सके। यानी कि आपने बहुत सारा काम दिया, कह दिया 1 घंटे में इसको करिए, तो इससे क्या होगा, इससे कर्मचारी के मन में तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी। इसके बाद है लचीले कार्य समय और कार्य जीवन संतुलन। आजकल की जीवन शैली को देखते हुए कर्मचारियों को लचीले कार्य यानी कि फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर और वर्क फ्रॉम होम जैसे विकल्प देना फायदेमंद हो सकता है। पारिवारिक जिम्मेदारियों को समझेगा वो, कर्मचारियों को छुट्टियां लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
वर्क लाइफ बैलेंस पर नीति बनाना और उसका पालन करना। ठीक है, तो ये जो है लचीले कार्य समय और कार्य जीवन संतुलन के लिए आवश्यक होते हैं। इसके बाद है मानसिक स्वास्थ्य सहायता। तो तनाव जो है सीधे मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा होता है। यदि कर्मचारी मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो उसकी कार्य क्षमता घट जाती है। इस पर ध्यान देने के लिए संगठन को चाहिए कि कर्मचारियों के लिए नियमित काउंसलिंग सत्र करवाए, हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम आयोजित किए जाएं, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी जागरूकता बढ़ाई जाए। यानी कि जो है कर्मचारी को मानसिक स्वास्थ्य सहायता भी जो है प्रदान करनी चाहिए। इसके बाद है प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रम। तो कई बार कर्मचारियों को तनाव इस कारण होता है कि उन्हें काम करने का तरीका नहीं आता है या उन्हें लगता है कि वे अपडेट नहीं है। इससे आत्मविश्वास में कमी होती है। यानी कि उनको क्या है, समय समय पर अपडेट करना चाहिए, उससे जो है उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। इससे होता क्या है, नई तकनीकी और स्किल्स का प्रशिक्षण दिया जाए, समय समय पर प्रेरणादायक सत्र आयोजित किए जाएं, कर्मचारियों को उनके विकास के जो है अवसर मिलने चाहिए। इसके बाद है प्रशंसा और पुरस्कार प्रणाली। यानी कि जो संस्था में है पुरस्कार और प्रशंसा प्रणाली रखनी चाहिए। इससे क्या होता है, प्रशंसा का सकारात्मक असर सीधे तनाव पर पड़ता है। यदि किसी कर्मचारी को उसके अच्छे काम के लिए सराहा जाए तो उसका आत्मबल जो है बढ़ता है और तनाव घटता है। जैसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ जैसे पुरस्कार देना, छोटे छोटे कामों के लिए भी सराहना देना, मौखिक प्रशंसा के साथ लिखित प्रशंसा भी देना। इससे क्या होता है, कर्मचारी को क्या लगता है, कर्मचारी का आत्मबल बढ़ता है। इससे क्या होता है, तनाव घटता है। इसके बाद टीम वर्क और आपसी सहयोग बढ़ाना। जब कर्मचारी अकेला महसूस करता है तनाव बढ़ता है। इसके विपरीत यदि कार्यस्थल पर टीम भावना हो तो तनाव काफी कम हो सकता है। टीम बिल्डिंग गतिविधियां आयोजित करना, सहयोगी कार्य संस्कृति को प्रोत्साहित करना, नियमित रूप से मिल बैठकर समस्याओं पर चर्चा करना। यानी कि जो कर्मचारी है अगर वो मिलजुल कर काम करेंगे, टीम बनाकर काम करेंगे तो वो काम भी अच्छे से कर पाएंगे और उनका तनाव भी कम होगा। इसके बाद यहाँ पर हम लोग निष्कर्ष देखेंगे। तो तनाव को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इन सुरक्षात्मक उपायों से उसे कम जरूर किया जा सकता है। एक समझदार और संवेदनशील संगठन वही होता है जो अपने कर्मचारियों की मानसिक और शारीरिक भलाई का ध्यान रखे। यदि संगठन यह समझ ले कि खुश और स्वस्थ कर्मचारी ही उसकी असली पूंजी है तो वह तनाव मुक्त और उच्च उत्पादकता वाला कार्यस्थल बन सकता है। इसके बाद चलते हैं, यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या है, विलंब के प्रमुख तरीकों की जांच कीजिए और उपयुक्त उपाय सुझाइए। यानी कि विलंब क्यों होता है उसके तरीके की जांच करनी है और उसके उपयुक्त उपाय कौन कौन से हो सकते हैं। विलंब का मतलब होता है डिले, मतलब कि देर से किसी कार्य या प्रक्रिया का निर्धारित समय से पीछे रहना। विलंब जीवन के हर क्षेत्र में हो सकता है, जैसे शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवा में, निर्माण कार्य में, व्यवसाय में, यातायात आदि में। विलंब के कारण न केवल कार्य की गुणवत्ता प्रभावित होती है बल्कि इससे आर्थिक, मानसिक और सामाजिक नुकसान भी होता है। इसलिए विलंब के प्रमुख तरीकों को समझना और उनके लिए उपयुक्त उपाय करना अत्यंत आवश्यक होता है। तो विलंब का मतलब क्या होता है, किसी कार्य प्रक्रिया का निर्धारित समय से पीछे रह जाना ही विलंब कहलाता है। अब विलंब के क्या होते हैं, प्रमुख तरीके कौन कौन से होते हैं, विलंब किसके कारण होता है। तो सबसे पहली तो है समय प्रबंधन की कमी होने के कारण, समय का सही प्रबंधन ना होना सबसे बड़ा कारण है विलंब का। जब हम कार्य के लिए सही समय निर्धारित नहीं करते या प्राथमिकता तय नहीं करते तो काम जो है विलंबित हो जाते हैं। यानी कि हमको काम की जो है वरीयता तय करनी है, प्राथमिकता तय करनी, कौन से काम हमको पहले करने हैं, कौन से काम बाद में करने हैं, इसी को कहते हैं समय प्रबंधन। इसके बाद है अव्यवस्थित योजना, मतलब कि लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग। बिना उचित योजना के कार्य शुरू करना भी विलंब का बड़ा कारण होता है। योजना में आवश्यक संसाधनों, समय सीमा और कार्य के चरणों का सही निर्धारण नहीं होने से काम देर से पूरा होता है। इसके बाद है प्रेरणा की कमी। यदि किसी व्यक्ति या कर्मचारी काम को लेकर प्रेरित नहीं होता है तो वह काम में देरी करता है या काम पूरा करने में जो है रुचि नहीं दिखाता। यानी कि मोटिवेशन की अगर वहां पर कमी है तो वो काम को नहीं करेगा और जो है काम को देरी से करेगा या फिर काम में रुचि नहीं दिखाएगा। इसके बाद अपर्याप्त संसाधन, यानी कि उसको उतने संसाधन नहीं मिल पा रहे हैं जितने मिलने चाहिए, इससे भी काम में देरी होती है। अनुचित संचार, यानी कि जब टीम के सदस्यों के बीच संगठन में उचित संवाद नहीं होता है, यानी कि कोई टीम वर्क हो रहा है, अगर उनके बीच कोई संवाद नहीं होगा तो जानकारी का आदान प्रदान सही समय पर नहीं होगा, इससे कार्य विलंब होगा। इसके बाद अधूरी या गलत जानकारी मिलना, अगर कोई अधूरी गलत जानकारी मिलती है तो उससे भी कार्य विलंब होता है। इसके बाद पर्यावरणीय बाधाएं जैसे मौसम, तकनीकी समस्याएं या कानूनी अड़चने
या अन्य बाहरी कारण भी विलंब के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। इसके बाद है अधिक काम का बोझ। जब व्यक्ति या कर्मचारी पर बहुत अधिक काम का दबाव होता है तो उसे काम पूरा करने में अधिक समय लगता है। इसके बाद स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जैसे बीमारी या मानसिक तनाव भी कार्य देरी का कारण बनते हैं। अब इसके उपाय क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहला तो उपाय है कि समय प्रबंधन को बेहतर बनाएं, सही योजना बनाएं, प्रेरणा बढ़ाएं, संसाधनों का सही प्रबंधन करें, संचार प्रणाली को मजबूत करें, यानी कि जो ऊपर कमियां लिखी हैं वही को आपको यहाँ पर सही कर देना है। सही और पूरी जानकारी प्राप्त करें, पर्यावरणीय बाधाओं से बचें, कार्यभार संतुलित करें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो ये सारी क्या है, ऊपर वो तरीके थे, यानी कि किस कारण से जो ऊपर किस कारण से जो है कार्य लेट होता है। इसके बाद हमको बताना था इसके उपयुक्त उपाय। तो हमने क्या किया, समय प्रबंधन हमको सही करना चाहिए, सही योजना बनानी चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए, संसाधनों का सही प्रबंधन करना चाहिए, संचार प्रणाली मजबूत होनी चाहिए, सही और पूरी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, पर्यावरण बाधाओं से बचना चाहिए, कार्यभार संतुलित रखें यानी कि ज्यादा काम का बोझ ना लें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इसके बाद यहाँ पर हम लोग निष्कर्ष देंगे। तो बिना किसी भी कार्य में बाधा पैदा करता है, यानी कि विलंब जो होता है किसी भी कार्य में बाधा पैदा करता है और समय समय पर इसके कारणों की जांच करना आवश्यक है। विलंब के प्रमुख कारण जैसे समय प्रबंधन की कमी, अव्यवस्थित योजना, संसाधनों की कमी, संचार में कमी आदि को पहचान कर उनके लिए उपयुक्त उपाय किए जा सकते हैं। यदि हम सही योजना बनाएं, समय का प्रबंधन करें, तो संसाधनों का सही उपयोग करें और संचार को बेहतर बनाएं तो विलंब को काफी हद तक जो है कम किया जा सकता है। इससे न केवल कार्य जल्दी पूरा होगा बल्कि गुणवत्ता भी बनी रहेगी और मानसिक तनाव भी जो है कम होगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर हमारा तीसरा प्रश्न है, कार्यस्थल के प्रमुख विकर्षण क्या है, यानी कि डिस्ट्रैक्शन क्या है। क्या है? डिस्ट्रैक्शन क्या है, यानी कार्यस्थल पर कौन कौन से डिस्ट्रैक्शन होते हैं वो देखेंगे। तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं? विकर्षण कहते हैं। तो कार्यस्थल के प्रमुख विकर्षण यानी कि डिस्ट्रैक्शंस का मतलब होता है उन चीजों से है जो काम करते समय हमारा ध्यान भटका देती हैं। जब हम काम पर होते हैं और हमारा ध्यान किसी और चीज पर लग जाता है तो हमारा काम प्रभावित होता है। ये विकर्षण काम की गुणवत्ता और उत्पादकता को कम कर देते हैं। तो विकर्षण क्या है? विकर्षण वे चीजें हैं जो हमारे काम में ध्यान भटका देती हैं या हमारे काम को प्रभावित करती हैं। वो सारी चीजें क्या होती हैं? विकर्षण होती हैं। जैसे मोबाइल फोन और सोशल मीडिया। आज के समय में मोबाइल फोन और सोशल मीडिया सबसे बड़ा विकर्षण है। जब हम काम कर रहे होते हैं तो मोबाइल पर लगातार आने वाले मैसेज, नोटिफिकेशन, कॉल, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि पर ध्यान जाता है। इससे क्या होता है? इससे लगातार ध्यान भटकता है और काम की गति जो है धीमी हो जाती है। इसके बाद शोर या बातचीत। कार्यालय में सहकर्मियों के बीच बातचीत, फोन पर चर्चा या आसपास शोर शराबा जो होता है वो भी जो है क्या करता है? डिस्ट्रैक्शन का कारण बनता है, यानी कि विकर्षण का कारण बनता है। इसके बाद ईमेल और नोटिफिकेशन वगैरह है। इसके बाद है असंगठित कार्यस्थल। अगर कार्यस्थल गंदा या अव्यवस्थित है, जैसे कागज, फाइलें, सामान बिखरा हुआ है, तो ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है। इसके बाद है कई काम जो है एक साथ करने की कोशिश करना, ये भी जो है विकर्षण का कारण बनता है। व्यक्तिगत समस्याएं और तनाव। कभी कभी व्यक्तिगत समस्याएं जैसे परिवार की चिंता, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, तनाव भी काम के दौरान ध्यान भटका देते हैं। इसके बाद है अनुचित ब्रेक और ज्यादा आराम लेना, ये भी कार्य को भटका देते हैं, हमारा ध्यान भटका देते हैं। इसके बाद है अधिक मीटिंग्स और व्यवधान, यानी कार्यालय में दिन भर कई मीटिंग होती हैं। बहुत सारी मीटिंग होने से काम का जो है समय कम हो जाता है और लगातार मीटिंग से मन थक जाता है। साथ ही बीच बीच में आने वाले व्यवधान भी ध्यान को भंग करते हैं। तो इसके विकर्षण से बचने के उपाय क्या हो सकते हैं? फोन को क्या करना है? फोन का सही इस्तेमाल करना है, ध्यान केंद्रित करने के लिए समय निकालें, शोर कम करें, कार्यस्थल को व्यवस्थित रखें, मीटिंग्स को सीमित करें, ब्रेक का सही इस्तेमाल करें और मल्टीटास्किंग से बचें। तो ये सब क्या हो सकते हैं? विकर्षण से बचने के उपाय हो सकते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर निष्कर्ष दे देंगे और आंसर हमारा समाप्त हो जाएगा। तो कार्यस्थल पर विकर्षण बहुत सारे होते हैं, जैसे मोबाइल फोन, शोर, बातचीत, ईमेल, संगठित जगह, तनाव आदि। ये विकर्षण हमारे काम की गुणवत्ता और गति को प्रभावित करते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम इन विकर्षणों को पहचानें और उनसे बचने के तरीके अपनाएं ताकि हम अपने काम को बेहतर तरीके से कर सकें और उत्पादकता को बढ़ा सकें। अगर हम ध्यान भंग करने वाले इन कारणों को कम करेंगे तो हमारा काम बेहतर और आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल हमने 3 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।